Hello students. So today we have to discuss about the medical termination of pregnancies. This is the topic to be discussed on today. So here you could see about the explanation of MTPs. What MTP actually is? MTP is defined as intentional और voluntary, जो हम जानबूझ के करते हैं, इच्छा से करते हैं. क्या करते हैं? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज को यानी गर्भधारण को टर्मिनेट कर देते हैं. कब? बिफोर फुल टर्म यानी कि फुल गेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट होने से पहले, आई मीन बिफोर 9 मंथ. तो इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज नोन एज MTP. इट मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अब इसको भारत सरकार ने लीगलाइज भी किया हुआ है. 1971 में इसको लीगलाइज किया गया है टू अवॉइड मिसयूज़. क्या मिसयूज़ हो सकते हैं बच्चों? इससे पहले अपने एमनियोसेंटेसिस के बारे में समझा, जहाँ पे फीमेल फर्टिसाइड्स को ख़त्म कर दिया जाता है. तो मिसयूज़ से बचने के लिए भारत सरकार ने इसको 1971 में लीगलाइज कर दिया गया. कब की जाती है MTP? देखिए, दो सिचुएशंस हैं यहाँ पे. फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स. तो क्वाइटस के टाइम या रेप के टाइम जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की जा रही है उसका फेल्योर होने के चांसेस पे MTP को हम यूज़ करते हैं. दूसरा, व्हेन कंटिन्यू प्रेगनेंसी इज़ हार्मफुल. लगातार गर्भधारण जब नुकसानदायक हो. किसके लिए? दोनों के लिए, माँ के लिए, बच्चे के लिए या दोनों के लिए. तो उस टाइम पे भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यूज़ करते हैं. ठीक है. अब इसे कब करना चाहिए? इट इज़ सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रिमेस्टर. पहले 3 मंथ में, पहले 12 वीक्स में MTP सेफ मानी जाती है. तो ये MTP के बारे में था. आगे बढ़ते हैं, जो कि 5वां टॉपिक आपका है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. STIs के बारे में आप बच्चों ने सबने सुना होगा, और कॉमन डिजीज़ HIV के बारे में सुना होगा, हेपेटाइटिस B के बारे में सुना होगा. लेकिन कुछ और भी डिजीज़ हैं यहाँ पे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं. तो क्या हैं? इन्फेक्शंस और डिजीज़ दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स और कलेक्टिवली कॉल्ड, देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STIs भी कहते हैं, वेनेरियल डिजीज़ भी कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस RTI भी कहते हैं. ठीक है बच्चों. तो अगर कोई भी नाम आता है, RTI आए, वेनेरियल डिजीज़ आए या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आए, तो कंफ्यूज नहीं होना है. यही सारी डिजीज़ हैं वो: गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लैमाइडियासिस, जेनिटल वर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B और HIV. तो 8 डिजीज़ हैं जिनके, और HIV के बारे में आप चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे इन डिजीज़ के नाम आपको जनरली याद रखने हैं कि कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं. Students, here you could see that I have divided all the states in between: bacterial, viral, protozoan. So you could see that gonorrhea actually is caused by Neisseria gonorrhea, which is the bacteria. So it's a bacterial disease. Actually एग्ज़ाम्स में बेटा कभी कभी पैथोजन, कौन सा पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, तो फंगस है, ये सब स्पेसिफिक करके पूछते हैं. तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना. गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया है, जो कि सिफाइलिस भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसको ट्रैपोनेमा पैलिडम कॉज करता है. जेनिटल हर्प्स, ये वायरल डिजीज़ है, जिसको एक HSV वायरस होता है, यानी हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस, जो कॉज करता है. क्लैमाइडियासिस, क्लैमाइडिया ट्राइकोमैटिस, जो कि एक बैक्टीरिया है, डिजीज़ कॉज करता है. जेनिटल वर्ड्स वायरल डिजीज़ है. ट्राइकोमोनियासिस एक प्रोटोजोवन होता है, प्रोटोजोवन डिजीज़ है. हेपेटाइटिस B आपको मालूम है वायरल डिजीज़ है, और HIV भी वायरल है. तो इन सारे डिजीज़ को आप इसी ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में आपको बताया गया. बैक्टीरिया कौन सी STIs को बैक्टीरिया कॉज करता है, कौन सी वायरल हैं, कौन सी प्रोटोजोवन है, उसी ऑर्डर में करेंगे. आगे बढ़ते हैं. तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है, NCERT बुक में दिया है. दीज आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सनस इन द एज ग्रुप. ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि किन पर्सनस में STIs के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो यहाँ पे एज ग्रुप स्पेसिफाई है 15 to 24 ईयर्स, 15 साल से 24 वर्ष तक के
युवक या युवतियों में ये बीमारी हो सकती है, स्टीट्स पाए जा सकते हैं। क्या हैं अर्ली सिम्टम्स? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स क्रॉनिक तक पहुंच जाते हैं, काफ़ी समय तक उनको इग्नोर किया जाता है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? नीचे 6 कॉम्प्लिकेशंस दिए हुए हैं। कब? ड्यू टू क्रॉनिक स्टेट्स। क्रॉनिक यू मीन दैट लॉन्ग टर्म डिजीज़। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टेट है तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी PID। बच्चों, अब PID होता क्या है? PID इज एक्चुअली it usually occurs when sexually transmitted bacteria spread from the vagina to the uterus, fallopian tubes और ovaries। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जो कि वजाइना के थ्रू यूटेरस में, फेलोपियन ट्यूब में और क्या नाम है, ओवरीज में कंटामिनेशन जो है स्प्रेड करता है या ट्रांसमिट क्या नाम है, पैथोजेंस को या प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो दूसरे नंबर पे देख रहे हैं एबॉर्शंस। एबॉर्शन को आप मिसकैरेज भी जानते हैं, मिसकैरेज के नाम से भी कहते हैं, या फिर एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी बाई रिमूवल ऑफ एन एम्ब्रियो बिफोर इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द यूटेरस। मतलब यूटेरस के बाहर का एम्ब्रियो का आना और उस कंडीशन में जब वो आउटसाइड मीडियम में सर्वाइव नहीं कर सकता है तो उसको एबॉर्शन कहते हैं। स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ इज एक्चुअली द डिलीवरी आफ्टर द 20th वीक। 20वें सप्ताह के बाद बच्चे का जन्म हो जाना। और जब 20वें सप्ताह के बाद किसी बच्चे का जन्म होता है बच्चों, तो एक्चुअली जो बच्चा होता है वो मरा हुआ होता है, डाइड होता है। और फिर आगे 4th पे लिखा हुआ है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज क्या होती हैं? अ प्रेगनेंसी इन विच द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूटेरस। कहाँ इम्प्लांट होना चाहिए? यूटेरस में इम्प्लांट होना चाहिए, लेकिन वो इम्प्लांट कहाँ हुआ है? आउटसाइड द किसी दूसरी जगह पे, फेलोपियन ट्यूब में, किसी और रीजन में वो इम्प्लांट हो गया। तो अगर वो किसी और रीजन में इम्प्लांट होता है तो क्या करेगा? एक तो बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन कॉज करेगा, दूसरा लाइफ थ्रेटनिंग लॉस ऑफ ब्लड। इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा कि वुमेन की या मदर की डेथ हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। इनफर्टिलिटी आप जानते हैं क्या है? इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। वो अयोग्यता जिसमें कोई मेल या फीमेल बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। और कब कॉम्प्लिकेशंस हैं? ये जब क्रॉनिक ये डिजीज़ जो है वो क्रॉनिक कंडीशंस में पहुंच जाती हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पार्ट और इसके आगे डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो? ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड HIV। किस तरीके से ये HIV और हेपेटाइटिस बी का ट्रांसफ्यूज़न होता है? 3 पॉइंट हैं आपका। शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन्फेक्टेड। किसी इन्फेक्टेड पर्सन से इन इंस्ट्रूमेंट्स को बाय द वे वो इन्फेक्टेड हुए और उनका किसी हेल्दी पर्सन पे यूज़ किया गया तो चांसेस होते हैं कि ट्रांसमिशन हो जाए। ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। अगर इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होता है तब भी इसके ट्रांसफ्यूज़न के चांसेस रहते हैं। ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू दी फीटस थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा ये स्टीट्स HIV हेपेटाइटिस बी और HIV फीटस में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो कैसे इनसे हम बचें? प्रिवेंशन क्या क्या हैं? 3 प्रिवेंशन दिए गए हैं। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर ऑब्लिक मल्टीपल पार्टनर से सेक्स को अवॉइड करें जिसको हम नहीं जानते हैं, या मल्टीपल पार्टनर से जो सेक्स ना करें। ऑलवेज यूज़ कॉन्डोम्स यूजिंग क्वाइटस। क्वाइटस के टाइम में कॉन्डोम्स का यूज़ करें। कॉन्टैक्ट क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर एनी डाउट। अगर कोई भी संदेह है, कोई भी जानकारी चाहिए तो उस टाइम तुरंत क्वालिफाइड डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। और जल्दी अर्ली स्टेज के इन्फेक्शंस पे हम डॉक्टर को कांटेक्ट करें। तो ये टॉपिक आज का आप कवर करेंगे अपनी नोटबुक्स में। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।